गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन इन एल्गी चल रहा है और कायिक जनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब आगे आज हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। और मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस दौरान कई बीजाणुओं का निर्माण होता है एल्गी में, जैसे कि जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ऑक्सोस्पोर, ऑटोस्पोर, नैनोस्पोर, ठीक है, एकाइनिड्स, ठीक है। ये जो बीजाणु हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। तो पहला हम कर चुके थे जूस्पोर। जूस्पोर जो है मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास में समझाया था कि किस तरह से एक कोशिका में जूस्पोर का निर्माण होता है, यानी जो कशाभिका युक्त होते हैं, नग्न होते हैं और वर्णकी लवक युक्त बीजाणु होते हैं। ये क्रोमेटोफोर इनके अंदर पाया जाता है, जैसे एक्टोकार्पस में, यूलोथ्रिक्स में, उडोगोनियम में, वोकेरिया में जब अब ये बनते हैं संचल बीजाणु के रूप में बनते हैं, यानी कि बहुत सारी कशाभिकाएँ होती हैं और अंदर बहुत सारे केंद्रक भी होते हैं। पूरे का एक ही कोशिका द्रव्य होता है जिसके अंदर फ्लोटिंग करते रहते हैं बहुत सारे केंद्रक। दूसरा आता है इसमें एप्लेनोस्पोर, यानी कि अचल बीजाणु। नेक्स्ट जो है वो है अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर। अचल बीजाणु क्या है? देखिए, अचल बीजाणु का सीधा सा मतलब यही है कि ये अगतिशील यानी नॉन मोटाइल होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं और कशाभिका विहीन होते हैं। इनके अंदर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पहले वाले में तो कशाभिकाएं होती थी, लेकिन इनके अंदर कशाभिकाएं नहीं पाए जाते और ये जल की कमी होने से बनते हैं। यूलोथ्रिक्स में जैसे ये बन जाते हैं और अन्य शैवालों में भी बन जा सकते हैं। और प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर के फिर नए थैलस का क्या करेगा? निर्माण करता है। किस तरह से? देखिए, जैसे ये है यूलोथ्रिक्स, जिसमें ये कोशिका इस तरह से ये कोशिका स्वरूप है। यहाँ पर देखें हम, जो इसका कोशिका द्रव्य है वो विभाजन कर लेता है, यानी कोशिका द्रव्य सघन होकर डिवाइड हो जाता है कई सारे छोटे छोटे स्पोर में, लेकिन इनके अंदर कशाभिकाओं का निर्माण नहीं होता है और ये अब क्या कहलाते हैं? ये अब कहलाते हैं अचल बीजाणु। और ये इस बीजाणु धानी से बाहर आकर के फिर ये अंकुरित हो जाते हैं और फिर क्या कर लेते हैं? नया यूलोथ्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, पहली बात ये। तो इस तरह से इनके अंदर विभाजन प्रक्रिया द्वारा आगे क्या बनेगा? अचल बीजाणु बनेगा और अचल बीजाणु फिर इस बीजाणु धानी से रिलीज होकर के और आधार पर किसी उपयुक्त आधार पर संलग्न होकर अंकुरित हो जाता है, जिससे कि नया क्या बन जाएगा? यूलोथ्रिक्स बन जाएगा। ठीक है। अगला जो आता है इसके अंदर वो आता है जनकाभ बीजाणु, ऑटोस्पोर। इसे जनकाभ बीजाणु कहते हैं। नंबर तीसरा है ये जैसे कुछ शैवाल हैं, जैसे क्लोरेला है, सिनेडेस्मस है। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है, क्लोरोफाइसी वर्ग का है। इसी तरह से सिनेडेस्मम, ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर ऑटोस्पोर बनते हैं। बनते कैसे हैं कि इनमें क्या होता है कि जो इसके प्रसुप्त बीजाणु हैं, प्रसुप्त बीजाणु का मतलब यही है कि जैसे ये क्लोरेला है, ठीक है, तो इस क्लोरेला में इस तरह से इस क्लोरेला की जो आकृति है वो ऐसी होती है। अब इसके अंदर इसका कोशिका द्रव्य सघन होकर के इस तरह से क्या बना लेगा? छोटे छोटे बीजाणु बना लेगा, डिवाइड होकर के बन गए बीजाणु। अब ये बीजाणु इससे बाहर नहीं आते हैं, ये यहीं पर क्या हो जाते हैं? प्रसुप्ति अवस्था में आ जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। और बाहर आने से पहले ही इनके अंदर कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी कि मात्र कोशिका में ही ये अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं, सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन आकार में ये अपनी इस मात्र कोशिका से छोटे होते हैं। क्लियर? और इस प्रकार की जो बीजाणु हैं इनको हम क्या कहेंगे? ऑटोस्पोर कहेंगे, जनकाभ बीजाणु, या इन्हें हम स्वयं बीजाणु भी कह सकते हैं। यानी ये अंदर जो इसका क्लोरेला का कोशिका द्रव्य है वो सघन होकर के
डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर छोटे छोटे खंडों में बदल जाएगा और ये छोटे छोटे खंड जो हैं फिर अपने चारों ओर भित्ति स्रावित कर लेते हैं। ठीक है, केंद्रक इनके अंदर साथ ही केंद्रक का डिवाइडेशन हो जाएगा। इस प्रकार से फिर जब ये बीजाणु बन जाएंगे तो ये क्या है, इमेच्योर हैं, अभी इमेच्योर हैं इसके अंदर ही, लेकिन ये बाहर नहीं आते हैं, अंदर ही क्या कर लेते हैं, सभी प्रकार की कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण इसके अंदर कर लेते हैं, अंदर ही हो जाता है। फिर ये ब्रेक करते हैं बीजाणुधानी को और फिर बाहर आते हैं और एक नई क्लोरेला कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। चौथा जो आता है वो है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर जिसे हम सुप्त बीजाणु कहते हैं, हिप्नोस्पोर, सुप्त बीजाणु। ये क्या है, सुप्त बीजाणु जो हैं वो बनते हैं जैसे पेडिएस्ट्रम एक शैवाल है जिसके अंदर ये बनता है, पेडिएस्ट्रम। क्लेमाइडोमोनास में भी बनता है। इसमें क्या होता है कि ये जल की कमी होने पर अचल बीजाणु बनेंगे, यानी प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। पहले क्या बनेंगे, अचल बीजाणु बनेंगे। जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करें हम, ये जैसे क्लेमाइडोमोनास है तो इसका कोशिका द्रव्य सघन होकर के क्या बना लेता है, इस तरह से छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाता है। फिर ये अपने चारों ओर भित्ति स्रावित करके क्या कहलाते हैं, बीजाणु कहलाते हैं। ठीक है, ये बीजाणु अब कैसे हैं, सुप्त बीजाणु हैं, यानी कि सुप्त अवस्था में है और ये इसी सुप्त अवस्था में रह करके अपने चारों ओर की भित्ति को और मोटा कर लेते हैं। इस तरह से इनकी भित्ति जो है वो और मोटी हो जाती है। क्लियर। अब ये क्या कहलाएंगे, भित्ति जब इनके चारों ओर बन जाएगी तो ये प्रसुप्त बीजाणु कहलाते हैं। ये कहलाते हैं हिप्नोस्पोर। इनको अब क्या कहेंगे, हम हिप्नोस्पोर कहते हैं। ठीक है, ये हिप्नोस्पोर अनुकूल परिस्थिति में या तो सीधे ही अंकुरित हो जाएंगे या फिर ये पहले बाहर आएंगे, आगे बाहर। जैसे ये एक सुप्त बीजाणु है, हिप्नोस्पोर है, बाहर आने के बाद इनके अंदर क्या होगा, फिर से विभाजन होगा इसके कोशिका द्रव्य का, फिर से छोटे छोटे भाग बन जाएंगे और फिर इनमें सभी कोशिकाओं में कशाभिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये कशाभिकाएं बन गई। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अब जूस्पोर। तो इस तरह से हिप्नोस्पोर या तो पहले जूस्पोर का निर्माण कर सकता है, फिर ये जूस्पोर आगे नई कोशिका को रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर ये सीधे ही क्या करते हैं, नई कोशिका बना लेते हैं। दोनों ही प्रोसेस इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, अगला जो आता है वो है एकाइनीड्स। नेक्स्ट जो है एकाइनीड्स, निश्चेष्ट बीजाणु जिन्हें हम कहेंगे, निश्चेष्ट बीजाणु या विश्रामी बीजाणु। ये क्या है, इनको और देख लेते हैं। एकाइनीड्स तो कुछ शैवाल जैसे कि क्लेडोफोरा है, नोस्टोक है, वोकेरिया है, क्लेडोफोरा, नोस्टोक और वोकेरिया। नोस्टोक और वोकेरिया दोनों आपके सिलेबस में हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तब तंतु की जो कोशिका है या कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थों का क्या कर लेती हैं, संचयन कर लेती हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों को वो स्टोर कर लेती हैं अंदर ही अपने, और अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेती हैं, यानी कि उन कोशिकाओं के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती हैं। और इससे क्या होगा, जब इस तरह से मोटी भित्ति बन जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, अब ये कहलाती है निश्चेष्ट बीजाणु। ये प्रतिरोधी बीजाणु होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं। ठीक है, जैसे हम नोस्टोक की बात करें कि इस तरह से नोस्टोक जो है इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो है सामान्य कोशिका, दूसरी हेटेरोसिस्ट कोशिका। तो ये जैसे कोशिका है, जब ये नोस्टोक प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन अगर इसके लिए होगी, तो ये अपनी इस कोशिका के चारों ओर क्या कर लेता है, इस तरह से मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। ठीक है, और इसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है।
इसी तरह से ये कोशिका जो है ये भी अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेती है, अंदर इसके भोज्य पदार्थ हैं। अब ये क्या कहलाते हैं, ये एकाई नीड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एकाई नीड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई नॉस्टॉक की। अब नॉस्टॉक इस ये एकाई नीड्स अलग होकर के फिर से अंकुरित होकर के नया क्या बना लेती हैं, नॉस्टॉक बना लेती हैं। तो नॉस्टॉक में तो ऐसे होता है, लेकिन वोकेरिया में कैसे होता है कि एक्चुअल में ये जो वोकेरिया है इसकी संरचना इस तरह की होती है और इसके अंदर एक बीच में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। केंद्रक इसमें बहुत सारे होते हैं, चूँकि केंद्रकों के बीच पट पाए नहीं जाते, इसलिए इस प्रकार का थैलस संकोशिक थैलस कहलाता है, यानी सिनोसाइटिक थैलस कहलाता है। इनके अंदर जब एकाइनिड्स बनेंगे तो ये जैसे एक ट्यूब है इसकी, इस ट्यूब में क्या होगा कि कोशिका द्रव्य सघन हो जाएगा, केंद्रक जो हैं वो अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्त्रावित कर लेते हैं और इस तरह से श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं। इसके अंदर ही क्या हो जाएंगे, ये श्रृंखलाबद्ध हो जाएंगे। तो वोकेरिया में श्रृंखलाबद्ध इन चैन सिस्टम क्या बनेंगे, एकाइनिड्स बनेंगे और ये एकाइनिड्स इस तरह से बनते हैं और बाद में बनने के बाद इस तरह से दिखाई देते हैं। जैसे कि एक दूसरा शैवाल जिसका नाम है ग्रोगोसीरा, इस जैसे ये दिखाई देते हैं। यानी इसको जब हम एकाइनिड्स बनने के बाद देखेंगे तो ये ग्रोगोसीरा जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो वोकेरिया में एकाइनिड्स कैसे बनते हैं, श्रृंखलाबद्ध बनते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एकाइनिड्स हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, इनके अंदर रेजिस्टेंसी पावर होती है, ये अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाए रखते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अंकुरित होकर के नया थैलस या नया तंतु बना लेते हैं। अगला आता है ऑक्सोस्पोर। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सोस्पोर। इनको प्रबल बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल बीजाणु। ये कहलाते हैं प्रबल बीजाणु। ठीक है, अब प्रबल बीजाणु क्या है, देखिए जो कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके अंदर ये ऑक्सोस्पोर बनते हैं और ये कोशिका विभाजन जब हो जाएगा उस समय सबसे छोटी कोशिकाएं ये बनती हैं। देखिए कैसे, जैसे ये किस में बनेंगे, ये बनते हैं बेसिलेरियोफाइसी में। बेसिलेरियोफाइसी में इस तरह के बीजाणु बनते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे ये कोई कोशिका है तो इस कोशिका में इसका जो जीवद्रव्य है वो डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे भागों में और ये बहुत ही छोटे छोटे भाग बनते हैं इसके। ठीक है, इस तरह से। और जब इनको फिर आगे अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होना होता है उससे पहले ये अपना सामान्य आकार ग्रहण कर लेते हैं, फिर इस बीजाणुधानी को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और फिर नया एल्गी बना लेते हैं अंकुरित होकर के। बहुत ही सामान्य सा प्रोसेस होता है। इस तरह से जब ये पहले छोटे होते हैं और फिर बाद में बड़े होते हैं तो इस प्रकार के जो बीजाणु हैं उनको प्रबल बीजाणु या ऑक्सोस्पोर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगला आता है, नेक्स्ट जो है वो है पामेला अवस्था। पामेला अवस्था, पामेला स्टेज। अगला तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि कोई कोशिका विभाजन करती है और चल बीजाणु बनाना शुरू करती है, परंतु इसी बीच क्या होता है कि उसके अंदर जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी से चल बीजाणु बनाने वाले जो जीवद्रव्य हैं उनके चारों ओर एक पतली भित्ति स्त्रावित हो जाती है। ठीक है, जैसे हम यूलोथ्रिक्स के में देखेंगे, जैसे ये एक यूलोथ्रिक्स है, इसके अंदर ये कोशिका है। अब ये कोशिका जो है ये क्या बनाएगी, चल बीजाणु बनाएगी। तो चल बीजाणु बनाते वक्त इसका कोशिका द्रव्य सघन होकर के इस तरह से छोटे छोटे क्या बना लेता है, बीजाणु बना लेता है, डिवाइड होकर के। अब बीजाणु तो बन चुके हैं, अब इनके अंदर कशाभिकाएं बनेगी तभी तो चल बीजाणु बनेंगे, परंतु इसी दौरान क्या होता है कि इस कोशिका में जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी होने से ये चल बीजाणु नहीं बना सकते, या ये जीव द्रव्य जो है इसके चारों ओर जल की कमी होने से इस तरह से क्या आ जाएगा, एक चारों तरफ एक श्लेष्मिक आवरण बन जाएगा इसी के अंदर। तो ये अब कहलाता है पामेला अवस्था। ठीक है, इस तरह से जब छोटे छोटे बीजाणुओं के चारों ओर
श्लेष्मिक आवरण आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पामेला अवस्था कहेंगे, और साथ ही साथ कशाभिकाओं का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है। अब जो मात्र कोशिका है इस श्लेष्मा से बढ़ जाती है, क्योंकि ये इसी कोशिका के अंदर ही हुआ है ये सब। जब अनुकूल परिस्थिति में आती है, जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो फिर ये जो एक केंद्र की जीवद्रव्य के छोटे छोटे खंड इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये या तो चल बीजाणु बना लेंगे या फिर सीधे ही अचल बीजाणु के रूप में अंकुरित होकर के नया यूलोथ्रिक्स बना लेते हैं। या तो ये कशाभिकाएं बना लेंगे अपने चारों ओर, ठीक है, या फिर इनमें कशाभिकाएं बन जाएगी, या फिर क्या होगा, कशाभिकाएं नहीं बनेगी और ये अचल बीजाणु के रूप में ही काम करते हुए अंकुरित होकर के नया तंतु बना लेते हैं। इसी के साथ साथ अगला जो आता है वो आता है डॉटर कॉलोनी, पुत्री निवय। तो जो वॉल्वॉक्स जैसे शैवाल हैं, जैसे ये वॉल्वॉक्स है, इनके अंदर इस तरह से कशाभिकाएं होती हैं। कशाभिकाएं कोशिकाएं जो होती है, क्लेमाइडोमोनास जैसी कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। सभी कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और इसके अंदर ही इस तरह से कॉलोनी भी होती हैं। ठीक है। और इन कॉलोनियों का निर्माण कब होता है, इसी दौरान होता है कि जो सैमंडल शैवाल हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स, इनमें सैमंडल की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं और इसके अंदर ही और कॉलोनी का निर्माण करती रहती हैं। जैसे कि ये जो कॉलोनी है ये इसके अंदर ही बनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर कॉलोनी कहते हैं। तो जैसे यूडोराइना है, वॉल्वॉक्स है, इनके अंदर इसी प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जैसे आइसोगेमी, पहला है आइसोगेमी समयुग्मन, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोगेमी समयुग्मन। पहले हम देखिए जनन को जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो लैंगिक जनन से संबंधित है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, यानी जब परिस्थितियां शैवालों के लिए अनफेवरेबल होती हैं, तब लैंगिक जनन होता है। युग्मक जिन कोशिकाओं में बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, युग्मक धानी कहेंगे। और थैलस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं होमोथैलस, दूसरे होते हैं हेटेरोथैलस। होमोथैलस यानी समथैलस, यानी एक ही थैलस में बने युग्मक जब आपस में संयोजन करने में समर्थ होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास की एक ही कोशिका है, उसी से युग्मक बने हैं और उसी के युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, यानी संयुग्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का थैलस तो कहलाता है समथैलस। ठीक है। और विषम थैलस क्या है कि जब संयुग्मन करने वाले नर और मादा युग्मक 2 अलग अलग थैलस से आते हो, यानी एक थैलस से तो नर युग्मक आता हो, दूसरे थैलस से मादा युग्मक आता हो, तो इस प्रकार से जब अलग अलग थैलस हैं तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं, विषम थैलस कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समयुग्मन के बारे में। तो समयुग्मन क्या है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जनन में जो 2 संयुग्मन करने वाले, यानी 2 फ्यूज्ड होने वाले युग्मक आकारकी में कैसे होते हैं, आकारकी में समान होते हैं। ठीक है। आकारकी में ये कैसे होते हैं, समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। जैसा आकार एक का है उसी तरह का दूसरा होता है। ठीक है। और जो इससे आगे संलयन के द्वारा जो द्विगुणित संरचना बनेगी उसको हम युग्माणु कहते हैं। और ऐसे समान युग्मकों को हम क्या कह सकते हैं, समयुग्मक कह सकते हैं। और ये कशाभिकीय होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है। तो मैं आपको
इसमें आइसोगेमी जो है उसको मैं डायग्राम से बता देता हूं क्लेमाइडोमोनास में। ये एक क्लेमाइडोमोनास कोशिका है। अब ये क्या करती है, ये युग्मक बनाती है। तो युग्मक बनाते वक्त क्या होगा, इसमें ये अपनी कशाभिकाओं को त्याग देता है, यानी कशाभिकाएं जो है इसकी ब्रेक हो चुकी हैं, कोशिका द्रव्य इसका सघन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कोशिका द्रव्य सघन होने के बाद की अवस्था है। अब इसमें छोटे छोटे खंड बन जाते हैं इसके जीवद्रव्य के, यानी जीवद्रव्य जो है वो डिवाइड हो जाता है। इस तरह से छोटे छोटे खंड बन जाते हैं और फिर इन खंडों में एक एक केंद्रक आ जाता है और अपने चारों ओर ये भित्ति स्रावित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है विभाजन, ये समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो इसमें 32 से 64 तक युग्मक बन सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये। अब आगे क्या होगा, इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर अब कशाभिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब क्या कहलाते हैं, ये अब युग्मक कहलाते हैं, यानी समयुग्मक कहलाते हैं। ये आइसोगेमेट कहलाते हैं, समयुग्मक। ये समयुग्मक बन गए। ये समयुग्मक अब इस युग्मक धानी को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। जो ये दो समयुग्मक हम यहाँ पर बना लेते हैं, पहले वाला ये है, दूसरे वाला ये है। ठीक है, ये दो इसमें क्या है, समयुग्मक है। क्लियर? ये कहाँ से आए हैं, ये जब ब्रेक हुआ है तब आए हैं। ठीक है, इससे आगे की अवस्था है। अब ये दोनों युग्मक आकारकी में समान हैं। अब इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ पर फ्यूजन होता है, यानी कि संयुग्मन होता है, आपस में ये दोनों संयुग्मित हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है आपको कि ये अपनी कशाभिकाओं वाले छोर से क्या होते हैं, संयुग्मित होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो कशाभिकाएं हैं, इनके छोर से ये आपस में क्या होते हैं, संयुग्मित होते हैं। ठीक है, हो गए संयुग्मित। और ये भी आपको याद रखना है कि जब ये संयुग्मित होते हैं तो कशाभिकाएं अभी बनी हुई है, इनके बीच की जो भित्ति है वो ब्रेक हो जाती है। पहले इनका जीवद्रव्य का संयुग्मन होता है, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जीवद्रव्यों का आपस में मिलना दो कोशिकाओं का क्या कहलाता है, प्लाज्मोगेमी। और फिर क्या होगा, इनका केंद्रक संलयन होगा, तो वो कहलाता है कैरियोगेमी। तो पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा। और इस प्रकार से एक 4 कशाभिकाओं युक्त क्या बन जाएगा, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक जाइगोस्पोर बन जाएगा। ठीक है, या जाइगोट बन जाएगा। फिर ये अपनी कशाभिकाओं को ब्रेक कर देता है और अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है। अब ये क्या कहलाता है, अब ये जाइगोट यानी युग्मनज कहलाता है, जिसके अंदर एक केंद्रक है, द्विगुणित अवस्था है। ठीक है, द्विगुणित है ये। अब इस द्विगुणित अवस्था में फिर क्या होगा, फिर आगे इसके अंदर विभाजन होगा और विभाजन से फिर से छोटे छोटे खंड बन जाएंगे। ये बन गए छोटे छोटे खंड। और फिर इससे क्या होगा, आगे या तो चल बीजाणु बनेंगे या सीधे ही नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये जैसे हमने क्या बना दी, इसमें चल बीजाणु बना दिए, चल बीजाणु बन गए ये। ठीक है, और चल बीजाणु इस बीजाणु धानी को ब्रेक कर बाहर आकर के नए क्लेमाइडोमोनास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार का युग्मन जो है समयुग्मन कहलाता है। एक क्लेमाइडोमोनास है जो अपनी कशाभिकाओं को खो करके इसका जीवद्रव्य सघन हो गया है, जिसमें विभाजन हुआ है। विभाजन से 32 से 64 तक युग्मक बने हैं। ये युग्मक युग्मक धानी से बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद दो समान रूप से आकारकी वाले युग्मकों का आपस में संयुग्मन होगा। संयुग्मन हमेशा इसके जो ऊपर वाला अंतस्थ छोर है, जो इसका मुख्य सिरा है, शीर्ष सतह, वहाँ से इनका संयुग्मन होता है। यानी जिस तरफ कशाभिकाएं हैं उस तरफ से पहले इनमें जब दोनों की भित्तियां आपस में टकराएगी तो भित्ति जो है, कोशिका भित्ति गलने से दोनों के एंजाइमों द्वारा फिर आगे दोनों का पहले जीवद्रव्य का संलयन होगा, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर केंद्रकों का संलयन होगा यानी कैरियोगेमी।
और कशाभिकाएं अभी तक इनके साथ बनी हुई है। ये जो संरचना बनेगी, जो पतली भित्ति वाली द्विगुणित संरचना है, इसको जाइगोस्पोर कहेंगे, जो अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेती है और इस तरह से कशाभिकाओं को ये त्याग देती है। फिर इसमें विभाजन होगा, वही 32 से 64 या 128 तक इसके अंदर चल बीजाणु बनेंगे और ये चल बीजाणु धानी से बाहर आने के बाद नए क्लेमाइडोमोनास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बात हुई आइसोगेमी की, लेकिन एन आइसोगेमी में क्या होता है? एन आइसोगेमी यानी कि असमयुग्मन, एन आइसोगेमी, इसके अंदर दो अलग अलग थैलस से आ सकते हैं। ठीक है, आइसोगेमी में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना यानी प्रिमिटिव टाइप है ये समयुग्मन जो है, प्रिमिटिव टाइप है, ये आपको याद रखना है। लेकिन असमयुग्मन में क्या है, इसमें युग्मक जो है वो अलग अलग थैलस से आते हैं। ठीक है, अलग अलग थैलस से आएंगे, जैसे एक थैलस तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इससे तो ये तो मादा के रूप में काम करेगी, क्लियर। ये अपनी कशाभिकाओं को त्याग करके खुद ही क्या करेगी, एक मादा युग्मक के रूप में काम करती है। जबकि ऊपर वाला क्या करता है, वही प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस से पहले क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। ठीक है, तो ये युग्मक हो गया और ये हो गई मादा युग्मक। ठीक है, दो अलग अलग थैलस से आ गए, तो ये मादा युग्मक। तो जो मादा युग्मक है वो आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, जबकि नर युग्मक छोटा होता है। नर युग्मक अपनी कशाभिकाओं की तरफ वाले जो साइड है वहाँ से ये इस मादा युग्मक के साथ क्या हो जाएगा, संयुग्मित हो जाएगा। ये मादा है, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। फिर इन दोनों का संयुग्मन होगा। संयुग्मन में वही है, पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट में विभाजन से चल बीजाणु बनेंगे, चल बीजाणु से आगे फिर नया एल्गी बनेगा या क्लेमाइडोमोनास बनेगा। ठीक है, तो जो असम युग्मन है उसके अंदर आकार की और क्रियाशीलता में अलग अलग युग्मकों का संयुग्मन होता है। आगे चलते हैं विषम युग्मन में। लैंगिक जनन की सबसे अधिक विकसित विधि कौन सी है, विषम युग्मन, अंड युग्मन जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर एक मादा युग्मक होता है और एक नर युग्मक होता है। मादा युग्मक जो है इसी तरह की अवस्था है, ये इसमें जैसे है वैसे ही है, तो अपनी कशाभिकाओं को त्याग कर ये एक मादा युग्मक की तरह व्यवहार करती है। फिर ये नर युग्मक बनेंगे, ये क्या करते हैं, जल में तैरते हुए जाते हैं किसी दूसरे थैलस की युग्मक जो मादा युग्मक धानी है उस पर, और वहाँ पर ये जुड़ कर के सेम प्रोसेस है यही। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का संयुग्मन हो जाएगा, फिर चल बीजाणु बनेंगे और फिर आगे इस तरह से नया क्लेमाइडोमोनास बन जाता है। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, समयुग्मन। ठीक है, और एडवांस कौन सा है, विषम युग्मन। ये आपको याद रखना है। अगली क्लास में हम जानेंगे शैवालों की कवकों से समानताएं, ठीक है, ब्रायोफाइट से समानताएं और असमानताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।